हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं महात्मा गांधी के ऊपर मैंने आपको 2 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं, जिसमें कि हम उनका जीवन परिचय को बिल्कुल अच्छी प्रकार से देख चुके हैं। आगे भी वो क्लासेस जो है चलती रहेंगी। वो अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले बच्चे वो टॉपिक कर रहे हैं तो उनके लिए वो क्लासेस ज़्यादा यूजफुल हैं। अगर कोई पॉलिटिकल का बच्चा गांधी जी के टॉपिक को करना चाहता है, उनके विचारों को, तो उनके लिए जो है वो 2 क्लासेस ठीक है। उनमें आप उनके जीवन परिचय को कवर कर सकते हो। और उसके बाद जो अब आज को आपको जो टॉपिक करवाने वाली हूँ, राजनीतिक विचार महात्मा गांधी, ये पॉलिटिकल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है। और हिस्ट्री वाले बच्चे अगर इसको देखेंगे तो उनका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि राजनीति के विचार में उनके क्या क्या विचार थे, क्योंकि उन्होंने राजनीति के बारे में काफ़ी योगदान दिया था अपना। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी सोच का हमें इनके राजनीतिक विचारों से पता चलेगा। उनके सिद्धांत कौन कौन से थे उनका हमें पता चलेगा। तो आप जिसके लिए जैसे यूजफुल हो वो क्लास देख लेना। सीरीज वो भी चलती रहेगी महात्मा गांधी के आगे। ऐसे योग आंदोलन को पढ़ेंगे हम। ऐसे करके जो जो आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया वो भी चलती रहेंगी। और जो इनके सत्याग्रह संबंध, इनके जो राजनीतिक विचार है, इनके बारे में, ये पॉलिटिकल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बीए सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में ये टॉपिक दिया हुआ है महात्मा गांधी वाला। तो हम इसको कर रहे हैं। इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस में आपके अन्य विचारक जो दे रखे हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, इन सभी के बारे में आगे डिटेल से करवा दूंगी आपको। तो आज की क्लास में हम इनके राजनीतिक विचार, जो कि इनकी राजनीति के बारे में क्या थॉट थे, क्योंकि इन्होंने राजनीति में बहुत खुलकर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो आज हम इनके राजनीतिक के विचारों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा सत्याग्रह संबंधी विचार। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है कि सत्याग्रह होता क्या है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सत्य से किया हुआ आग्रह, कि सत्य के लिए अगर हम आग्रह कर रहे हैं, कोई बात सच है और उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं, आग्रह मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगले से, तो उसके लिए हम कोई आंदोलन चला रहे हैं। अब गांधी जी ने कई जगह सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो उनके उस आंदोलन का अर्थ क्या रहेगा कि सच बात के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, ना कि झूठी बात है, इसलिए हम सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं। सच बात के लिए आग्रह कर रहे हैं सरकार से, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें, किसके लिए? सच बात के लिए। तो इसलिए जो है सत्याग्रह संबंधी विचार, ये सत्याग्रह जो है ये सच बात के लिए आंदोलन चलाया जाता है। जो मांगे हैं गांधी जी के, न्याय की मांगे थी, उनके लिए आंदोलन चलाया गया। तो व्यू रिगार्डिंग सत्याग्रह, गांधी जी अहिंसात्मक संघर्ष का सबसे बड़ा शस्त्र है। सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के अहिंसात्मक, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो मार काट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, मांस खाने में, लोभ करने में, धन इकट्ठा करने में, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अहिंसा में सबसे ज़्यादा तो आता है किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, किसी भी वो व्यक्ति हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी प्राणी हो। इसलिए जो है उनका अहिंसा में अगर हम देखें, अहिंसा में सत्य भी आ गया। तो सत्य बात के लिए हम किसी से आग्रह कर रहे हैं, तो सत्याग्रह जो है अहिंसा के एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। सत्याग्रह संघर्ष का सबसे बड़ा शस्त्र मतलब हथियार था, पॉइंट था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना, सच बात के लिए किसी से हम आग्रह करें, किसी से हम प्रार्थना करें, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर सत्य पर डटे रहना। इसलिए गांधी जी ने सबसे ज्यादा सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। गांधी जी पहले अन्याय से लड़ने के लिए हिंसा के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध नामक अहिंसात्मक तरीके का आविष्कार हो चुका था। गांधी जी से पहले की बात हो रही है। कि गांधी जी से पहले अगर कोई अन्याय के खिलाफ लड़ता था तो उसके लिए क्या था कि हिंसा नहीं करेंगे, हम मारकाट नहीं करेंगे, बिल्कुल हम निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब चुपचाप रहकर विरोध करेंगे। ना तो हम सरकार को हानि पहुंचाएंगे, ना ही उनकी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही हम कहीं पर जलाएंगे, चीज़ों की तोड़फोड़ करेंगे, बल्कि हम निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब चुपचाप रहकर समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर सरकार के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजकर, इन सब के माध्यम से जो हम उस चीज़ का विरोध करेंगे, उस चीज़ से दूर हो जाएंगे। मारकाट नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ की तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हड़तालें नहीं करेंगे, लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन हम उस चीज़ का विरोध करेंगे। उसको बोला जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध।
ये भी अहिंसा में ही आता है, क्योंकि हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ना, किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अगर हम किसी को बिना नुकसान पहुंचाए किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो वो निष्क्रिय प्रतिरोध हो गया। ब्रिटेन में नॉन कंफॉर्मिस्ट लोग इसका प्रयोग कर चुके थे। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने इसका प्रयोग किया था, किंतु गांधी जी इसको सत्याग्रह नहीं मानते। गांधी जी की सोच थी कि ये सत्याग्रह में नहीं आता, आपका जो निष्क्रिय प्रतिरोध वाला हथियार आप यूज कर रहे हो, शस्त्र यूज करते हो, वो आपका निष्क्रिय इसमें अहिंसात्मक में नहीं आता। गांधी जी कहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह से उतना ही दूर है जितना कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से। ये चीज़ें भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने की, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि गांधी जी ने जो है अहिंसात्मक संघर्ष का सबसे बड़ा शत्रु उनका सत्याग्रह था। फिर आप बता दीजिए कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्य के लिए आग्रह करना और सत्य पर डटे रहना। और गांधी जी ने जो है अन्याय से, गांधी जी से पहले जो है लोग अन्याय के लिए लड़ते थे, उन्होंने जो है हिंसा के स्थान पर जो है निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किया था। बस इतना आप यहाँ तक लिख सकते हो। इसको आप एक टाइप से नोट्स भी बना सकते हो, जहाँ जहाँ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेन कीजिए इस पॉइंट को। उसके आगे तो गांधी जी के अनुसार जो है निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का स्तर है, मतलब जो कमजोर होते हैं उनका स्तर है, जिसके अंतर्गत हिंसा का त्याग एक सोची समझी नीति है। उपयुक्त परिस्थितियों में हिंसा का प्रयोग वर्जित नहीं होता। इसके विपरीत जो सत्याग्रह, मतलब आप यहाँ पर इस पॉइंट में आप क्या समझ पा रहे हो, यही कि गांधी जी किस पर बल दे रहे हैं, सत्याग्रह पर, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सत्याग्रह को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हो, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, जितना मैंने ऊपर लिखवाया पॉइंट उतना। उसके बाद आप इसको ऐसे लिखो कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सबल व्यक्तियों का, सबल मतलब जो कि स्ट्रोंग होते हैं, मन के दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं, उनका अस्त्र है, उनका हथियार है, उनका तरीका है, तरीका बोल सकते हो, जिसमें कि अहिंसा को एक धर्म के रूप में ग्रहण किया जाता है। अहिंसा मतलब मारकाट नहीं करना, तो ये उनका धर्म है कि जो व्यक्ति सबल व्यक्ति होगा, जो सत्याग्रह का पालन करेगा, वो अहिंसा भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक धर्म के रूप में अहिंसा को अपना लिया है। हिंसा को प्रत्येक रूप में और प्रत्येक परिस्थिति में वर्जित माना गया है, कि सत्याग्रह में जो है हिंसा को बिल्कुल बैन माना गया, बिल्कुल वर्जित, बिल्कुल मना किया गया कि हिंसा तो हमें किसी भी हाल में नहीं करनी है, हमें मारकाट नहीं करनी, हमें हथियार नहीं उठाने, हमें तोड़फोड़ नहीं करनी, हमें किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। गांधी जी सत्य के लिए संघर्ष में असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, व्रत रखना, हिजरत नामक अहिंसात्मक साधनों को सबसे ज़्यादा अच्छा मानते थे। उनका सोच, उनके विचार ऐसे थे। क्योंकि हम गांधी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें गांधी जी के जो अहिंसा सत्याग्रह के बारे में उनके कौन कौन से विचार थे, उनके बारे में इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो गांधी जी ने जो अहिंसा को एक सबसे बड़ा धर्म के रूप में माना, और उन्होंने कहा कि जो सत्याग्रह है ये स्ट्रोंग व्यक्तियों का एक हथियार है, उनका तरीका है न्याय कर लेने का, और इसमें हिंसा को बिल्कुल बैन माना गया, बिल्कुल वर्जित माना गया। हिंसा का प्रयोग चाहे कोई भी हालात खड़े हो जाए, जो सत्याग्रह का पालन करेगा वो हिंसा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये ऐसा कौन मानते हैं, गांधी जी। तो गांधी जी ने क्या किया कि सत्य के लिए अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो हम उसमें असहयोग कर सकते हैं, सरकार को हम सहयोग नहीं देंगे अपना। हम सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब नम्र निवेदन से जो है उस आज्ञा, उसके लिए जो है आज्ञा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम उपवास रख सकते हैं, और हिजरत नामक अहिंसात्मक साधनों को सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छा माना है। गांधी जी के अनुसार अन्यायकर्ता भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय सहन करने वाला। तो गांधी जी ने क्या माना कि जो अन्याय करने वाला व्यक्ति, मान लो कि आप मान लो कि अंग्रेज व्यक्ति है, वो अन्याय कर रहे हैं, और तो जिस अन्याय को भारत के लोग सहन कर रहे हैं ना, तो वो भी उतना ही दोषी है। गांधी जी का मानना था कि भारत के लोगों को अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए, उन्हें उनका विरोध करना चाहिए। तो इनकी अच्छी बात थी कि वही बात ना कि जो कोई दुख दे रहा है, अगर कोई अगला व्यक्ति उस दुख को सहन कर रहा है ना, तो वो भी उतना ही दोषी। क्यों सहन कर रहा है, जबकि उसमें शक्ति है, उसमें दृढ़ निश्चय है कि वो इस चीज़ का विरोध कर सकता है, तो उसे, उस व्यक्ति को उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। किंतु अन्याय का विरोध हिंसात्मक साधनों द्वारा हमें नहीं करना चाहिए।
बल्कि सत्याग्रह के माध्यम से करना चाहिए। सच के साथ चलकर हमें जो है इस चीज़ का विरोध किया जाना चाहिए। तो ये इनका पॉइंट था सत्याग्रह के बारे में, गांधी जी का सत्याग्रह संबंधी इनके क्या विचार थे राजनीति को लेकर, कि अगर हम कोई राजनीतिक मांग सरकार के सामने रख रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो हमें सच बात के लिए आग्रह करना चाहिए सरकार से। दूसरा है हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। हम उपवास रखकर सरकार का विरोध कर सकते हैं, और हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उस चीज़ का मतलब प्रार्थना के रूप में उसका विरोध कर सकते हैं। हम सरकार को सहयोग नहीं देंगे। इन सभी तरीकों से भी सरकार से अपनी मांगें मनवाई जा सकती है। हमें हिंसा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये सत्याग्रह वाला पॉइंट गांधी जी का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे वैसे इसको नोट डाउन करते जाइए, और जितना पहरा मैं आपको बता रही हूँ वहाँ से आप उसको लिख सकते हो आसानी से। आपका पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। दूसरा इनका पॉइंट है अहिंसा। हिंसा कर तो सभी बच्चों को पता है। हिंसा का क्या अर्थ है कि मार काट ना करना। हिंसा मार काट करना, अहिंसा लग गया तो मार काट ना करना, नुकसान ना पहुंचाना दूसरे को, शारीरिक तौर पर भी, मेंटली तौर पर भी, फिजिकली तौर पर, सभी तरीके से जो है सरकार उनको नुकसान ना पहुंचाना। गांधी जी के अनुसार इतिहास जो है मनुष्य का अहिंसा की ओर अग्रसर होने का इतिहास है। आदि मानव नरभक्षी था, फिर भी उसने मनुष्य को खाना छोड़कर पशुओं को खाना आरंभ किया। फिर एक समय ऐसा आया जब वह पशुओं को छोड़कर शाकाहारी भोजन की ओर अग्रसर हुआ। यही कारण है कि जितने भी धर्म प्रचारक हुए सभी ने न्यूनाधिक मात्रा में अहिंसा का उपदेश दिया है। न्यून मतलब कम मात्रा में दिया हो चाहे ज़्यादा मात्रा में, लेकिन लोगों को अहिंसा के बारे में बताया है। जब हम यह मान लेते हैं कि मनुष्य निरंतर अहिंसा की ओर अग्रसर है, मतलब निरंतर अहिंसा को अपनाता जा रहा है, तो हमें यह भी मानना चाहिए कि भावी प्रगति भी इसी दिशा में होनी चाहिए। अब मैं यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप इसको डिटेल से ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको ओरली बोल के बता देती हूँ। गांधी जी के अनुसार क्या है, गांधी जी का मानना है कि जो हमारा इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अहिंसा की तरफ बढ़ रहा है। इतिहास में भी अहिंसा का पालन होता हुआ देख रहे हैं हम। कैसे कि सबसे पहले मनुष्य जो था उत्पन्न हुआ था तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे मनुष्य को खा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में जो है उसके मन में जागरूकता आई। आप ये मान लो कि उसका दिमाग ज़्यादा विकसित हुआ, तो उसने जो है मनुष्य को खाना बंद किया, उसने पशु को खाना शुरू किया अपनी भूख मिटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखें तो वो थोड़ी हो तो अहिंसा ही रही है ना, कि साथ वाले मनुष्य को नहीं खा रहा अपनी जाति के, वो दूसरी जाति को खा रहा भूख मिटाने के लिए। फिर धीरे धीरे जो है पशुओं के स्थान पर लोगों ने भोजन खाना शुरू कर दिया, तो अहिंसा जो है अहिंसा का पालन खुद ब खुद हो गया। हिंसा मिट गई, हिंसा मिटी और अहिंसा का पालन हुआ, क्योंकि मनुष्य ने पशु और मनुष्य को खाना बंद करके शाकाहारी भोजन खाना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार जो है ये बता रहे हैं गांधी जी कि जो हमारे साधु मुनि संत हुए हैं पुराने समय में, उन्होंने भी अपने उपदेशों में अहिंसा का पालन करना लोगों को सिखाया। जैसे कि महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, उन्होंने भी लोगों को उपदेश दिया था कि अहिंसा का पालन करो, हिंसा के मार्ग को त्याग दो। तो इसी प्रकार जो है गांधी जी कहते हैं कि हमारे प्राचीन काल से अगर इस चीज़ का पालन होता हुआ आ रहा है तो हमें भी अहिंसा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है प्रगति है वो इसी पथ पर चलकर हो सकती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है वो देख लेते हैं कि हत्या न करना। तो गांधी जी की नज़रों में अहिंसा का क्या अर्थ था, एक मिनट। गांधी जी की नज़रों में अहिंसा का अर्थ देखते हम कि हत्या न करना नहीं, बल्कि अहिंसा हिंसा का विलोम है। हिंसा में मार काट शामिल है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना शामिल है। तो अहिंसा इसका बिल्कुल विपरीत हो गया, बिल्कुल विलोम हो गया। स्वार्थवश या क्रोधवश या दुख देने की इच्छा से किसी जीव को अगर हम कष्ट पहुंचा रहे हैं या मार डाल रहे हैं तो हिंसा है। दुख दे रहे हैं हम तो भी हिंसा है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति पर क्रोध कर रहे हैं तो वो भी हिंसा है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ स्वार्थ के लिए रह रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है गांधी जी की नज़रों में। इस अहिंसा के 4 सत्र माने गए। प्रथम, किसी प्राणी की हत्या ना करो। ये गांधी जी की जो अहिंसा है उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा क्या, किसी को शारीरिक कष्ट ना पहुंचाओ।
तीसरा है किसी को मेंटली तौर पर कष्ट ना पहुंचाओ, मानसिक तौर पर। चौथा क्या है कि किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखो, किसी के प्रति आप द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत रखो। तो ये गांधी जी की नज़रों में अहिंसा का अर्थ था। ये इसको मैं ना आपको गांधी जी की नज़रों में अहिंसा का क्या अर्थ था इस पर मैं आपको एक शॉर्ट क्लास दे दूंगी, जिसमें कि मैं आपको इसका गांधी जी का अहिंसा के बारे में टॉपिक बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी कि गांधी जी अहिंसा को किस किस तरह से मानते थे, किस किस रूप में मानते थे। तो अगर आप यहाँ से आपको समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छा, वरना मैं आपको अलग से भी क्लास दे दूंगी ताकि आपको ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, मतलब पूरा पालन करते थे उनका अहिंसा का। गांधी जी का विचार था कि हिंसा के द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसा जो है प्रति हिंसा को जन्म देती है। कि अगर हम एक हिंसा करेंगे तो दूसरी हिंसा को जन्म देगी। अगर हम एक व्यक्ति को मारेंगे तो हमारे मन में दूसरे व्यक्ति को मारने का ख्याल अपने आप आ जाएगा, हम उस समय हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अहिंसा को कायरों का शस्त्र नहीं मानना चाहिए। कि कई लोग कहते हैं कि अहिंसा का पालन कर रहा है तो ये व्यक्ति कायर है, ऐसा कतई नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम अहिंसा का पालन करें तो हमारे लिए गर्व की बात है ये। गांधी जी अहिंसा को इतना ज़्यादा महत्व देते थे कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी संयुक्त प्रांत में जो 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया तो उन्होंने उसमें अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा 1920 में। इस पर मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी इस टॉपिक पर, उस सीरीज में, गांधी वाली सीरीज में, तो आपको मैं वहाँ पर पढ़ाऊंगी, आप वो क्लास देख सकते हैं। कि असहयोग आंदोलन चलाया था तो इस आंदोलन में क्या हो गया कि जनता भड़क गई थी और भड़की हुई जनता ने जो है संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश में जो है एक चोरा चोरी नामक स्थान था, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था, तो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो वहाँ पर अंग्रेजों के जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो गांधी जी को लगा कि ये मेरे द्वारा चलाए हुए आंदोलन में हिंसा हो गई, 22 व्यक्ति मारे गए। तो उन्होंने हाथों हाथ जो है अपना जो ये इतना बड़ा आंदोलन चला रखा था, उन्होंने हाथों हाथ इस आंदोलन को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया, वापस ले लिया था। क्योंकि उनका रोल था कि हिंसा तो हमें करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार हमारी मांगों की पूर्ति करे या ना करे, लेकिन हमें हिंसा नहीं करनी। तो जब इस आंदोलन में हिंसा हो गई तो उन्होंने हाथों हाथ जस्ट जो है पता चलते ही इस आंदोलन को वापस ले लिया था, जबकि वह सफलता की सीमा पर था। यह आंदोलन कंप्लीट होने ही वाला था। शायद भारतीयों को सफलता मिल भी जाती अगर गांधी जी उसमें आंदोलन नहीं लेते, लेकिन गांधी जी के सिद्धांत जो है उनके आड़े आ गए। उस समय अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा नहीं, हिंसा हो गई है इस चीज़ में, इस आंदोलन में, तो मैं इस आंदोलन को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, बिल्कुल सफल नहीं मानता, चाहे मुझे सफलता मिले ना मिले, लेकिन अगर इसमें हिंसा हो गई तो ये आंदोलन मेरे लिए कोई काम का नहीं है। इसलिए जो उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को वापस ले लिया था। इसमें उनकी काफ़ी आलोचना भी की गई, लेकिन जो अपने अहिंसा का जो सिद्धांत था उस पर डटे रहे, अड़े रहे। तो आप इस पॉइंट के द्वारा देख सकते हो कि गांधी जी अहिंसा का कितनी अच्छी तरह से पालन करते थे। कि उन्होंने अपना एक सिद्धांत बना लिया कि मुझे चलना ही अहिंसा के मार्ग पे है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अहिंसा का पालन ही करना है। तो इस पॉइंट में शायद आपको समझाने की मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अहिंसा संबंधी उनके क्या विचार थे, बिल्कुल आसान भाषा में दिया हुआ है। बाकी मैं साथ में बोल बोल कर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि अहिंसा के बारे में उनके क्या विचार थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राज्य संबंधी विचार। की जो स्टेट होता है, व्यू रिगार्डिंग स्टेट, राज्य के बारे में उनके क्या विचार थे। गांधी जी के राज्य विषयक विचारों पर टोल्स्टॉय की अमिट छापी। एक अच्छे इतिहासकार थे, एक अच्छे विचारक थे, राजनीतिक थे। तो आप डायरेक्ट इस लाइन को आसान भाषा में भी लिख सकते हो कि गांधी जी टोल्स्टॉय के राजनीतिक विचारों से प्रभावित थे। ये अमिट छाप, ये विचार विषयक कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हो। जैसे मैं बता रही हूँ कि गांधी जी राज्य संबंधी मामले में टोल्स्टॉय के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी दृष्टि, ये जहाँ देखो बुक्स में यही है कि टफ लैंग्वेज लिखी हुई थी, दृष्टि बोल दो, या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि उनके नज़र में राज्य विहीन समाज एक आदर्श समाज है। राज्य विहीन समाज ही एक आदर्श समाज है। वे राज्य का विरोध जो है 2 आधारों पर करते हैं। कि गांधी जी ने राज्य का विरोध किया है, किस किस बेस पे किया है।
पहला कि राज्य का आधार बल होता है यदि यह व्यक्ति के कार्यों के नैतिक महत्व को समाप्त कर देता है, क्योंकि कोई भी कार्य तब तक ही नैतिक होता है जब तक वह स्वेच्छा से और कर्तव्य की भावना से किया जाए। दूसरा, उन्होंने किस आधार पर आलोचना की राज्य के बारे में कि राज्य कैसा भी हो वह हिंसा पर आधारित होता है, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक राज्य भी इसका अपवाद नहीं है। मतलब लोकतांत्रिक राज्य भी जो है कहीं ना कहीं हिंसा पर ही डिपेंड होता है। गांधी जी का विचार है कि राज्य जो है स्वयं ही एक साध्य बनता जा रहा है और दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य से दूर होता जा रहा है। गांधी जी राज्य को मानवता की सेवा का साधन मानते हैं। तो आप इसमें टोटल हमने 5-6 लाइन कर ली हैं, तो उसमें आपको क्या समझ आया कि गांधी जी जो है राज्य संबंधी मामलों में किसके विचारों से प्रभावित थे? तो टोल्स्टॉय के विचारों में। और गांधी जी जो है राज्य का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं ये आपको 2.2 जो है बेस पे बता रखा है। उन्होंने एक तो कहा कि राज्य का आधार बल होता है, मतलब बल के द्वारा राज्य चलता है, इसलिए उन्हें पसंद नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो कहीं ना कहीं हिंसा पर टिका होता है, इसलिए उनको राज्य का विचार जो है वो अच्छा नहीं लगता था। वे कहते हैं कि जब राज्य बल प्रयोग द्वारा व्यक्तियों से अपने आदेशों का पालन करवाता है, कि कोई भी राज्य हो गया, कोई भी क्षेत्र हो गया, अगर वो अपने बल का प्रयोग करके किसी भी राज्य में रह रहे व्यक्तियों से उन कानूनों का पालन करवाता है, तो वो मेरी नज़र में गलत है। तो वह सेवा का नहीं बल्कि दमन का साधन बन जाता है। गांधी जी के मतानुसार वर्तमान राज्य जो है वो शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, कि शक्ति के बल पर है। राज्य आज के समय में जो राज्य स्थापित है, जो स्टैब्लिश है, वो सिर्फ और सिर्फ पावर के बल पर टिके हुए हैं। इसी कारण वे वर्तमान राज्य को समाप्त करके एक ऐसा राज्य विहीन और अहिंसात्मक समाज बनाना चाहते थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं शासक हो, कि प्रत्येक व्यक्ति का खुद का राज हो, उस पर किसी भी चीज की पाबंदी ना हो, उस पर कोई भी कानून नियम लागू ना हो। गांधी जी का उद्देश्य राज्य विहीन अहिंसात्मक समाज की स्थापना करना है, किंतु वह यह भी जानते थे कि ऐसे समाज को तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस चीज़ में टाइम लगता है काफ़ी। ये चीज़ें ऐसी है कि जो एकदम से खड़ी नहीं की जा सकती, ये धीरे धीरे प्राप्त की जा सकती, कई सालों में जाकर इस चीज़ की प्राप्ति होती है। इसलिए वे राज्य व्यवस्था जो चली हुई थी उसको तुरंत समाप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे इसके कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहते थे, कि जो राज्य है, जो उसमें कानून बने हुए हैं, जो पाबंदियां राज्य उस राज्य में रह रहे लोगों पर या व्यक्तियों पर लगाता है, उसको थोड़ा सा लिमिट कर ले, उसको पर थोड़ा सा जो है अपनी लगाम लगा ले। अतः गांधी जी की धारणा है कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए और उसे व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि जो राज्य है उस राज्य में जो जनता रह रही है, तो उनका मानना था कि अगर कोई जनता जो वहाँ पर काम कर रही है, तो राज्य में बैठे जो लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको कम से कम ज़्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए और उनके निजी मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। गांधी जी राज्य की शक्तियों में वृद्धि के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, कि राज्य को पावर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है मानव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए वे ऐसी सरकार को अच्छा मानते जो कम से कम शासन करती हो, मतलब अपने ज़्यादा से ज़्यादा पावर ना दिखाती हो। कई सरकारें ऐसी होती हैं जो कि सरकार बनते ही कड़े कड़े नियम लागू कर देती है, कभी कोई वो निकाल दी योजना, कभी कोई योजना लागू कर दी। तो गांधी जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जो भी केंद्र में सरकार बैठी या फिर राज्य में सरकार बैठी, उनके पास कम पावर हो, लोगों को स्वतंत्रता ज़्यादा दी जाए, उन्हें अपनी मर्जी से जीने, अपनी मर्जी से जहाँ जाना है उनको जाने की स्वतंत्रता हो, कोई भी काम करने की उनको स्वतंत्रता हो। राज्य को या फिर सरकार को पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, जैसे चाहे वो नौकरी के बेस में हो कि इतने वर्ष तक ये पेपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गांधी जी इन सभी चीज़ों को गलत मानते थे कि राज्य जो है, इसीलिए वो राज्य को पसंद नहीं करते थे कि राज्य जो है पाबंदियां ज़्यादा लगाते, क्योंकि एरिया छोटा हो जाता है। इस कारण जो है वो सरकार को शक्तियाँ देने के पक्ष में कम थे। तो आई होप ये पॉइंट पे आपको क्लियर हुआ होगा कि राज्य के बारे में उनका क्या विचार था। तो राज्य के बारे में वो टोल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित थे और वो राज्य व्यवस्था को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। 2 कारणों से पसंद नहीं करते थे, क्योंकि राज्य जो है वो बल का प्रयोग करता है और बल के प्रयोग के द्वारा जनता के ऊपर नियम कानून लागू करता है और उन्हें मनवाता भी है। दूसरा, राज्य के पास शक्ति होती है तो वो लोगों को दबा कर रखता है, इनका यही मानना था। और राज्य जो कहीं ना कहीं हिंसा का प्रयोग भी करता है। तो ये गांधी जी की नज़रों में
राज्य संबंधी विचार के बारे में उनके थॉट थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शासन संबंधी विचार, कि गवर्नमेंट, सरकार के बारे में उनके क्या विचार है। तो सरकार के बारे में कहीं ना कहीं हमारा ऊपर वाले पॉइंट में भी क्लियर हो गया कि वे ऐसी सरकार को अच्छा मानते थे जो कम से कम शासन करती हो। कि सरकार के बारे में गांधी जी के विचार स्पष्ट नहीं है, मतलब अच्छे से खुलकर उन्होंने अपने विचार इस टॉपिक पर नहीं दिए। उनका कहना है कि किसी देश की शासन प्रणाली उस देश की जनता के चरित्र का प्रतिबिंब होती है। कि कोई भी देश की सरकार है, अगर वो बाहर के देशों में प्रेजेंट हो रही है तो उस देश की सरकार से पता चलता है कि यहाँ की जनता कैसी है। तो जनता के चरित्र की, जनता का करैक्टर कैसा है, यहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं, सरकार के द्वारा ये चीज़ें सारी निर्धारित होती है, क्योंकि जनता ही जो है सरकार बनाती है। अगर जनता अच्छे लोगों को सरकार में डालेगी तो सरकार अच्छी रहेगी, अगर बेईमान और भ्रष्टाचारी लोगों को सरकार के लिए नियुक्त करेगी, नेताओं को, तो वो सरकार खराब होगी। इसलिए इसमें जनता का चरित्र उभर कर सामने आता है सरकार बनाने में। अतः अपने चरित्र के अनुसार जनता जिस प्रकार की सरकार की योग्य होती है वह उसे मिल जाती है, क्योंकि जनता चूज करती है अपना नेता ना सरकार बनाने के लिए। तो वहां पर जनता का चरित्र सामने आ जाता है कि जनता की सोच कैसी है, वह अपना कैसा नेता चाहती है सरकार में। इस दृष्टि से सरकार का कोई भी रूप जो वो सर्वमान्य नहीं हो सकता, मतलब सबसे बेस्ट नहीं हो सकता। एक 5 साल को किसी प्रकार की सरकार आएगी, उससे नेक्स्ट ईयर 5 साल का जो टाइम पीरियड होगा उसमें अलग ही टाइप की सरकार आएगी। तो इसमें जो है कुछ भी अच्छा से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। जिस देश में जैसी सरकार होगी वह उसके लिए सर्वथा उपयुक्त ही होगी, कि जैसी सरकार होगी वो उस देश की जनता के लिए ठीक है। अतः उसकी आलोचना करना और उत्तम सरकार की कल्पना करना व्यर्थ है। तो उन्होंने इस पॉइंट में अपने ज़्यादा विचार खुलकर नहीं किए कि मैं किस चीज़ की आलोचना करूं, जबकि जनता ही सरकार को बना रही है। तो आलोचना करना भी गलत है और सरकार की कल्पना करना भी गलत है कि सरकार कैसी हो, क्योंकि उसमें जो नेता जाएंगे वो जनता भेजेगी, जनता वोट देकर अपना नेता चुनेगी और वही नेता सरकार को चलाएंगे। तो इसमें जो ज़्यादा कल्पना करना भी गलत है। और उत्तम सरकार जो है हम सपोज कर सकते हैं, तो वो कैसी सरकार हो तो उसका काम भी जो है व्यर्थ है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये उनके थे शासन संबंधी विचार या सरकार संबंधी विचार। नेक्स्ट जो है इनका लोकतंत्र संबंधी विचार है, फिर धर्म व राजनीति। एक पॉइंट और कर लेते हैं हम कि लोकतंत्र संबंधी इनका क्या विचार था। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी के बारे में इनके क्या विचार था। जनता के, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का तंत्र, जनता का शासन। तो जनता के शासन के बारे में इनके क्या विचार रहे हैं। गांधी जी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, किंतु उनका लोकतंत्र जो है राजनीति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, लिमिट नहीं था, बल्कि वो समाज में भी लोकतंत्र को लाना चाहते थे और आर्थिक पैसे के मामले में भी वो लोकतंत्र को लाना चाहते थे। गांधी जी के मतानुसार लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोगों में सहनशीलता होनी चाहिए, उनमें सहन शक्ति होनी चाहिए, उनमें अनुशासन की भावना होनी चाहिए, उनमें बलिदान की भावना होनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एक लाइन में भी पूछ लेता है कि गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कौन सी 3 या 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सहनशीलता, अनुशासन, नम्रता और बलिदान, ये 4 चीज़ें व्यक्ति में होनी जरूरी है। इसलिए लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए शासक और शासितों के दिलों में परिवर्तन या चेंज लाना जरूरी है। गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में शासकों को जनमत का सम्मान करना चाहिए। शासक मतलब जो शासन कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, सरकार के जो नेता हैं, उनको जनमत मतलब जनता का सम्मान करना चाहिए। और शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए, कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शक्तियां बंटी हुई होनी चाहिए। एक तरफ एक व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत सारे लोगों में शक्तियां बंटी होनी चाहिए। और आज के समय में हमारे क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण है, क्योंकि पैसे का डिपार्टमेंट अलग नेता संभाल रहा है, खाने पीने का जो डिपार्टमेंट है वो अलग व्यक्ति संभाला है, बजट का पैसे को लेन देन का लेकर है वो अलग व्यक्ति संभाला, और विदेश के मामले जो है वो अलग नेता के हाथ में। तो ऐसे करके जो शक्तियाँ बंटी हुई है, अगर ये सारी पावर एक व्यक्ति को दे दी जाए तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और आज के समय में ये शक्तियाँ बंटी हुई, तो हमारे देश में अभी भी क्या है, विकेंद्रीकरण की नीति चल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी नीति है। तो इनका मानना था कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्ति का बंटा हुआ होना चाहिए। साथ ही लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
गांधी जी के मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार करते थे। वे वैश्विक मताधिकार का समर्थन करते हैं कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए ताकि जनता अपनी मर्जी से अपना नेता चुन सके, किंतु मतदान के लिए संपत्ति या शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित किए जाने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना था कि कई बार जो चुनाव होते हैं हमारे देश में, उनके लिए जो है लिमिट होती है कि इतने साल से ऊपर के व्यक्ति चुनाव वोट दे सकते हैं, या फिर जिनके पास इतनी संपत्ति है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। तो इस चीज़ को गांधी जी अच्छा नहीं मानते थे कि जब वोट ही देना है, जब जनता का मत ही लेना है, तो उसके लिए लिमिट या फिर कोई भी नियम बनाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे उस व्यक्ति को मताधिकार प्रदान करना चाहते थे जो शारीरिक श्रम करता हो, कि कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक श्रम कर रहा है, जिसको सोचने समझने की अच्छी शक्ति है, जो कि बुद्धिमान है, मतलब जो कि पागल या दिवालिया नहीं है, मतलब जो इंसान नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा है, जो दिमाग की हालत से सही है, तो उस व्यक्ति को मताधिकार का वो जो है मताधिकार देने का आप ये मान लीजिए कि होना चाहिए अधिकार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए वोट देने का, या फिर इतनी उम्र से ऊपर के व्यक्ति वोट दे सकते हैं। उन्होंने उम्र की भी कोई सीमा नहीं बताई कि जो व्यक्ति सोच समझ सकता है वो मतदान कर सकता है, उनका ये मानना था। इसके बावजूद गांधी जी पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। जो अंग्रेजी सरकार का लोकतंत्र था उसकी आलोचना करते हैं। वे ब्रिटेन की संसद की आलोचना करते हुए उसकी तुलना बांझ स्त्री से करते हैं। बांझ स्त्री क्या होती है? जिसको औलाद नहीं होती, जिसको बच्चे नहीं होते। गांधी जी की धारणा है कि गुटबंदी की प्रथा और राजनीतिक दलों में लगातार बढ़ते अनुशासन के कारण इसके सदस्यों की स्वतंत्रता, पहल करने की क्षमता और मौलिक कुंठित हो गई है। या उस वेश्या की तरह व्यवहार करने, ये छोड़ दीजिए आप, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है इस पॉइंट को इतना आगे एक्सप्लेन करना। आप यहाँ तक भी इस पॉइंट को, लोकतंत्र वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे तो बहुत है, आपका आसानी से पॉइंट क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि बच्चे को लोकतंत्र का जो पॉइंट है उसके बारे में पता है, और आसान भाषा दी गई है इतनी सारी, यहाँ से यहाँ तक जो है इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको इतना ही लिख सकते हो। आगे आपको जो ये ब्रिटेन, आप इतना लिख सकते हो, इसमें इतना लिख दो इस लाइन के बाद कि गांधी जी ने जो है पश्चिमी का जो लोकतंत्र है उसकी आलोचना की है, और उन्होंने ब्रिटेन के संसद की आलोचना जो एक बांझ स्त्री से की। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, आपका पॉइंट जो है ये बिल्कुल क्लियर है। अगले एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि बच्चे को पॉइंट का एक्सप्लेनेशन पता है और उसने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि लोकतंत्र के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। हमें ही समझ आ गया, हम पढ़ रहे हैं तो, कि लोकतंत्र के बारे में उनकी क्या सोच थी, क्या विचार थे। तो इतने पॉइंट में ये जो है काफ़ी है। तो जो आज हमने 5 पॉइंट किए हैं इसमें गांधी जी के विचारों में, राजनीतिक विचारों में। सबसे पहला हमने सत्याग्रह संबंधी देखा, दूसरा हमने अहिंसा का पॉइंट देखा कि अहिंसा के बारे में उनके क्या विचार थे और उनकी नज़र में अहिंसा का क्या अर्थ था। फिर तीसरा हमने राज्य के बारे में देखा कि वो राज्य व्यवस्था जो है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर हमने सरकार के बारे में देखा कि उनके नज़र में सरकार कैसी होनी चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र के बारे में देखा कि लोकतंत्र जिसमें कि जनता का शासन होता है, लोगों का तंत्र होता है, लोगों का शासन होता है, तो उसके बारे में उनके क्या विचार थे। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बच्चा मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको डेली बताती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है पैशन ऑफ हिस्ट्री, तो जो है बिना स्पेस के है। तो उस ग्रुप में जो है आप मुझे बता सकते हो कि आपका क्या डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।